तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जिनवू बड़े मजे से सो रहा होता है और तभी उसे उसकी बहन जिना की कॉल आती है और वो उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि क्या तुम अभी तक सो रहे हो और तुम्हें याद नहीं कि तुम्हें तो आज मेरे स्कूल आना था एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए। और इसके बाद हम देखते हैं कि जिनवू अब जिना के स्कूल आ चुका होता है और उसकी पर्सनैलिटी पहले से बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रही होती है और यहाँ तक कि जिना भी उसे देखकर हैरान हो जाती है। जिसके बाद हमें फिर से ये बताया जाता है कि कैसे आज से काफी साल पहले कुछ डंजन्स होना शुरू हो गए थे जिनके अंदर बहुत पावरफुल मैजिकल बीस्ट होते हैं और ऐसे ह्यूमंस जिनकी मैजिकल पावर्स अवेक हो चुकी हैं जिन्हें हम हंटर कहते हैं, वो आज भी इन मॉन्स्टर से लड़ते आ रहे हैं। और इसके बाद आता है सोलो लेवलिंग का दासुसा एंट्रो और एंट्रो के बाद हम देखते हैं कि दोबारा से स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ स्कूल की सभी लड़कियां जिनवू को देखकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी। और इसके बाद हम देखते हैं कि जिना की टीचर जिनवू से उसकी बहुत ज्यादा तारीफें कर रही होती है कि वो पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा अच्छी है और वगैरह वगैरह। खैर इसके बाद वो जिनवू से एक सवाल पूछती है कि अगर जिना की मैजिकल पावर्स अवेक हो जाती हैं तो क्या वो उसे एक हंटर बनने देगा, जिस पर जिनवू ना बोल देता है। जिसके बाद वो टीचर जिना की एक दोस्त की शिकायत लगाती है और उसे जिना से दूर रखने का भी कहती है। जिसके बाद जिनवू उस लड़की से मिलने के लिए आता है और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि हान सोंगी होती है। और जिनको नहीं पता उनके लिए मैं ये बता दूं कि ये वही लड़की है जो कि जिनवू और वूजिन की फेक टीम का हिस्सा थी। इसके बाद जिनवू हान से टीचर की कंप्लेन के बारे में बताता है, जिस पर हान कहती है कि उसे यह फर्क नहीं पड़ता कि टीचर ने क्या बोला है क्योंकि वो अब वैसे भी स्कूल नहीं जाने वाली, उसे तो हंटर बनना है। जिसके बाद जिनवू हान को समझाने लगता है कि वो बस एक ई रैंक हंटर है और किसी भी डंजन में जाना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जिस पर हान कहती है कि अगर तुम मुझे यहाँ लेक्चर देने आए हो तो यहाँ से चले जाओ, और वैसे भी तुम खुद भी तो एक ई रैंक हंटर ही हो तो तुम क्यों डंजन में जाते हो। जिस पर जिनवू कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ लेक्चर देने नहीं बल्कि कुछ दिखाने के लिए आया हूँ, चलो मेरे साथ। और इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम एक एस रैंक हंटर हुआंग डुनसो को देखते हैं जो कि अमेरिका से यहाँ जापान आया होता है। और आप सभी को ये तो पता ही होगा कि जिनवू ने एक डंजन में 6 हंटर की एक टीम को मारा था जिसमें उनका लीडर डोनसुक का भाई था। और हम देखते हैं कि हंटर एसोसिएशन का एक मेंबर वो भी यहाँ मौजूद होता है इस पर नजर रखने के लिए, क्योंकि डोनसु यहाँ अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए आया होता है। इसके बाद हम हंटर एसोसिएशन का सीन देखते हैं जहाँ एस रैंक हंटर चोई हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन गोगन ही को बता रहा होता है कि अब उन मॉन्स्टर के पर भी आ चुके हैं और वो उड़ भी सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा दूरी तय नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें बहुत सारे मॉन्स्टर्स की लाशें समंदर के बीचों बीच मिली हैं। लेकिन हो सकता है कि कुछ टाइम बाद वो अपनी उड़ने की टेक्निक को और बेहतर बना लें जो कि इनके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जिनवू हान को लेकर एक सी रैंक के डंजन के पास आता है। बेसिकली इस डंजन में जाने का असल रीजन होता है लो रैंक हंटर की ट्रेनिंग करवाना। तो इनके साथ यहाँ एक ए रैंक हंटर किम भी मौजूद होता है और साथ ही 5 बी रैंक हंटर और 2 सी रैंक हंटर भी होते हैं। और इसके बाद जिनवू सोच रहा होता है कि जब हान को ये पता चलेगा कि इन डंजन्स के अंदर जाना कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है तो वो खुद ही पीछे हट जाएगी। खैर इसके बाद सभी हंटर इस डंजन के अंदर चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही ये लोग अंदर जाते हैं तो कुछ अजीब होने लगता है और अचानक से ही डंजन का गेट रेड कलर में तब्दील हो जाता है जो देख सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। जिनवू हान को पकड़कर इस डंजन से बाहर आने की कोशिश करता है लेकिन वो बाहर नहीं आ पाता और डंजन क्लोज हो जाता है। और हंटर एसोसिएशन के मेंबर एस रैंक हंटर बेक को भी इस सब के बारे में इन्फॉर्म कर देते हैं। जो सुन वो भी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, एक सी रैंक का डंजन रेड कैसे हो सकता है। फिर इसके बाद हम डंजन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ ये सभी लोग किसी बर्फीले इलाके में आ चुके होते हैं और किम कहता है कि ये सब रेड गेट की वजह से हुआ है। जो सुन हान जिनवू से पूछती है कि आखिर ये रेड गेट क्या होता है, जिस पर जिनवू बताता है कि ये नॉर्मल गेट से काफी ज्यादा अलग होता है जिसमें आपका बाहर की दुनिया से कांटेक्ट नहीं हो पाता और यहाँ से बाहर निकलने का बस एक ही रास्ता होता है और वो है इस डंजन के बॉस को हराना। और तभी अचानक से इन पर एक तीर से हमला होता है, लेकिन जिनवू उस तीर को पकड़कर हान को बचा लेता है, लेकिन दूसरे तीर से एक एस रैंक हंटर मारा जाता है जो देख सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। जिसके बाद हम 2 आइस एल्फ को देखते हैं जो कि यहाँ मौजूद सबसे वीक हंटर्स को अपना निशाना बना रहे होते हैं, लेकिन जिनवू को देखकर वो यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद किम कहता है कि वो लोग यहाँ बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं और कोई भी उनकी हेल्प करने के लिए यहाँ नहीं आने वाला, तो अगर उन्हें अपनी जान बचानी है तो उन्हें उसकी बात माननी होगी। जिसके बाद किम कहता है कि वो सभी को एक साथ लेकर नहीं चल सकता तो उन्हें 2 टीम्स में बढ़ जाना चाहिए। जिसके बाद वो बी रैंक के सभी हंटर्स को अपनी टीम
में शामिल कर लेता है। और जब एक सी रैंक का हंटर भी किम की टीम को ज्वाइन करने का कहता है तो वो उसे धक्का देकर गिरा देता है और कहता है कि कोई भी सी रैंक या उससे कम का हंटर मेरी टीम को ज्वाइन नहीं कर सकता। जिसके बाद एक बी रैंक हंटर पार्क किम की टीम को छोड़कर जिनवू की टीम में चली जाती है और वो कह रही होती है कि किम तो उस तीर को देख भी नहीं पाया था, लेकिन जिनवू ने उसे अपने हाथ से ही रोक लिया। जिसका मतलब कि जिनवू कोई ई रैंक का हंटर नहीं बल्कि ए या उससे भी ऊपर लेवल का हंटर है। इसके बाद किम और उसकी टीम आगे बढ़ जाती है और उनके सामने 3 बड़े बड़े आइस बेयर्स आ जाते हैं, जिस पर किम इस टीम का कैप्टन होने के नाते एक बेयर को मार गिराता है, जिस पर बाकी के 2 बेयर्स भी गुस्सा होकर इस पर अटैक कर देते हैं। और इसके बाद हम जिनवू और बाकी सभी को देखते हैं और वो लोग जंगल के बीचों बीच जा रहे होते हैं, जिस पर पार्क कहती है कि उन्हें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि ये आइस बेयर्स का ठिकाना लगता है। जिस पर जिनवू कहता है कि वो लोग इसलिए यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि उन्हें यहाँ बस आइस बेयर्स का ही सामना करना होगा और वो लोग आइस एल्फ से बचे रहेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा स्मार्ट होते हैं आइस बेयर्स के मुकाबले में। जिसके बाद जिनवू सभी को सर्दी से बचने के लिए अपनी इन्वेंट्री से कोट निकाल कर देता है, जो देख सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि एक हाई रैंक हंटर भी बस 2 या 3 चीजें ही स्टोर कर सकता है। जिसके बाद हान जिनवू से पूछती है कि आखिर वो कौन है, जिस पर जिनवू कहता है कि तुम्हें इस डंजन में लाने वाला मैं हूँ और तुम्हें प्रोटेक्ट करना भी मेरी जिम्मेदारी है, तो बस मुझसे कोई क्वेश्चन ना पूछना। और साथ ही वो बाकी दोनों से भी रिक्वेस्ट करता है कि वो लोग भी उससे कोई सवाल ना पूछें। और इसके बाद इनके सामने एक आइस बेयर आ जाता है और जिनवू इसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर हम डंजन के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ बेग भी आ चुका होता है और वो कहता है कि अगर उनकी किस्मत अच्छी हुई तो शायद ए रैंक हंटर किम कुछ बी रैंक के हंटर को बचाकर बाहर ले आएगा। जिसके बाद हंटर एसोसिएशन का एक मेंबर बेग को बताता है कि डंजन के अंदर जिनवू भी है और उसे ऐसा लगता है कि शायद वो कोई ई रैंक का हंटर नहीं बल्कि उसकी री अवेकनिंग हुई है, लेकिन अभी तक उसे उसकी कंफर्मेशन नहीं है। और तभी जिनवू को ढूंढते हुए डुनसु भी वहाँ आ जाता है, जिस पर बेग गुस्से में कहता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है क्योंकि ये उसका एरिया है और वैसे भी उसे तो अमेरिका में होना चाहिए था ना कि यहाँ। जिस पर डुनसु कहता है कि मुझे पहले इसका जवाब दो कि अगर ये तुम्हारा एरिया है तो तुमने 2 ई रैंक हंटर को रेड गेट में जाने कैसे दिया। जिसके बाद डुनसु कहता है कि मैं तो जिनवू से मिलने के लिए इतनी दूर यहाँ आया था, लेकिन वो तो अब इस रेड गेट के अंदर है। और यहाँ वो भी सोच रहा होता है कि जिनवू तुम बहुत लकी हो कि तुम इस रेड गेट की वजह से डुनसु से बच गए, लेकिन क्या तुम इस गेट से बाहर जिंदा वापस आ पाओगे या नहीं। और इसके बाद हम जिनवू को देखते हैं जो कि अकेले ही बहुत सारे बेयर्स को मार गिराता है, जो देख सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके होते हैं। और इसके बाद जिनवू अपनी टीम के बाकी मेंबर्स को सेफ जगह छोड़कर अकेले ही बाकी सभी बेयर से लड़ने के लिए आगे चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जिनवू अपनी शैडो आर्मी को बुला लेता है आइस बेयर से लड़ने के लिए। जिसके बाद आइस बेयर्स और शैडो आर्मी एक दूसरे से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और ये शैडो आर्मी सभी आइस बेयर्स को मार गिराती है। जिसके बाद इन बेयर्स का बॉस यहाँ आ जाता है जो कि सभी शैडो आर्मी को खत्म कर देता है और अब बस इग्रीस बचा होता है और अब जिनवू उसे इस बॉस से लड़ने के लिए भेजता है। जिसके बाद इग्रीस कुछ सेकंड के अंदर ही इस बॉस को मार गिराता है, जिसे देख जिनवू भी हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि इस टाइम इग्रीस मुझसे काफी ज्यादा पावरफुल है। और दूसरी तरफ हम किम को देखते हैं जहाँ आइस एल्फ के झुंड ने उसकी पूरी टीम को जान से मार दिया होता है और अब बस किम ही बचा होता है। और तभी वहाँ एल्फ का लीडर आ जाता है, जिसे देख किम की हालत खराब हो जाती है और वह यहाँ से डरकर भागने लगता है। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जिनवू ने अब इन सभी आइस बेयर्स को भी अपनी शैडो आर्मी बना लिया होता है। और दूसरी तरफ डंजन के बाहर मौजूद सभी लोग ये सोच रहे होते हैं कि जिनवू और बाकी सभी को डंजन में गए 3 से ज्यादा घंटे हो चुके हैं, जिसका मतलब डंजन में उन्हें 3 से 4 दिन हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि शायद वो सभी लोग मर चुके होंगे। जिसके बाद डोनसु वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो कुछ सोचता है और वो मिस्टर आन से पूछता है कि वैसे जिनवू तो उनकी व्हाइट टाइगर गिल्ड टीम का हिस्सा नहीं था, तो वो उनकी स्ट्राइक टीम में कैसे आया। जिस पर मिस्टर आन कहता है कि उसकी जिनवू से बहुत अच्छी जान पहचान है, तो इसीलिए उसने उसे स्ट्राइक टीम में शामिल कर लिया। जिस पर डोनसु बहुत ही ज्यादा स्पीड से आकर मिस्टर आन को गर्दन से पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो, क्योंकि मेरे पास ऐसी पावर्स हैं जिससे मैं झूठ को स्मेल कर लेता हूँ। जिस पर हंटर बेक आगे बढ़ता है और डोनसुक से कहता है कि तुमने अभी मेरे एक कॉमरेड को पकड़ा हुआ है, तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम उसे छोड़ दो। जिस पर डोनसुक कहता है कि तुम होते कौन हो मुझे ऑर्डर्स देने वाले। और इसके बाद दोनों ही एक दूसरे को जबरदस्त पंच दे मारते हैं, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो हंटर वो होता है वो इन दोनों के पंचेस को अपने
हाथों से रोक लेता है, जिसके बाद डोंसू वहाँ से चला जाता है। और फिर हम दोबारा से डंजन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ वो ए रैंक हंटर किम उन आइस एल्फ से बच जाता है और वो देखता है कि जिनवू की टीम के सभी मेंबर्स अभी भी जिंदा होते हैं और वो बहुत ज्यादा मजे कर रहे थे। जो देख वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि उसकी पूरी बी रैंक हंटर्स की टीम मारी गई और ये 2 कौड़ी के ई रैंक के हंटर्स कैसे जिंदा बच गए। जिसके बाद वो इन सभी को मारने के लिए आगे बढ़ता है और जिनवू वहां आकर उसे बस हल्का सा धक्का देता है, जिससे वो बहुत दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। जिसके बाद जिनवू को ये रियलाइज हो जाता है कि किम का पीछा करते हुए सभी आइस एल्फ भी यहाँ आ चुके हैं। वैसे तो वो सभी इनविजिबल होते हैं, लेकिन फिर भी जिनवू इन सभी की पावर्स को सेंस कर लेता है। जिसके बाद सभी एल्फ विजिबल हो जाते हैं और उनका लीडर जिसका नाम होता है वारुका, वो जिनवू से कहता है कि ये बहुत हैरत की बात है कि तुम जैसे कीड़े अभी भी जिंदा हैं। जिस पर जिनवू कहता है कि हमें ये कहने से पहले तुम जरा खुद को देख लो। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि इन एल्फ की लैंग्वेज सिर्फ जिनवू को ही समझ आ रही होती है और साथ ही जिनवू इनकी लैंग्वेज भी बोल पा रहा होता है। खैर इसके बाद जिनवू पलक झपकते ही एक एल्फ की गर्दन को उड़ा देता है और इसके बाद वो सीधा वारुका पर अटैक कर देता है, लेकिन वो इसे बहुत ही इजीली डॉज कर लेता है और जिनवू से कहता है कि तुम सच सच बताओ कि तुम कौन हो, क्योंकि तुम कोई इंसान तो बिल्कुल भी नहीं हो। जिस पर जिनवू कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह का ही एक प्लेयर हूँ। खैर इसके बाद वारुका जिनवू को एक डील ऑफर करता है कि अगर वो इन सभी इंसानों को इसके हवाले कर देगा तो बदले में वो उसे यहाँ से जाने देंगे। लेकिन ये तो हम सभी जानते हैं कि जिनवू का जवाब ना ही होने वाला था। जिसके बाद वारुका जिनवू से कहता है कि तुम बेवकूफ हो, क्योंकि तुम अकेले हो और मेरे पास पूरी सेना है, तो तुम अकेले हमारा सामना कैसे करोगे। जिस पर जिनवू स्माइल करते हुए कहता है कि क्या सचमुच। और भाई साहब इसके बाद हम बहुत ही अमेजिंग सीन देखते हैं जहाँ जिनवू सभी के सामने अपनी शैडो आर्मी को बुलाता है, जिसे देख सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और इसके बाद आइस एल्फ और शैडो आर्मी दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है और यहाँ जिनवू सोच रहा होता है कि इन आइस एल्फ की सेना को हराना इस शैडो आर्मी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है और जिस वजह से उसकी माना पावर भी बहुत ज्यादा यूज हो रही है। और साथ ही अगर वो इग्रिस को भी बुला लेता है तो फिर भी वो दोनों मिलकर भी वारुका को नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो इसे हराने के लिए उसे बहुत ही ज्यादा पावर चाहिए होगी। इसके बाद वारुका और जिनवू दोनों ही एक दूसरे से फाइट करते हैं और नो डाउट वारुका बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। जिनवू के सभी अटैक्स वो बहुत ही ज्यादा इजीली हैंडल कर पा रहा होता है। इसके बाद वो जो ए रैंक हंटर किम होता है वो भी होश में आ जाता है और वह देखता है कि उस पर जिनवू ने ही अटैक किया था। जो देख वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और जिनवू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और दूसरी तरफ वारुका भी जिनवू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और तभी हम देखते हैं जहाँ जिनवू इग्रिस को बुलाता है, जो कि किम को पलक झपकते ही मार गिराता है और जिनवू किम को भी अपना शैडो सोल्जर बना लेता है और वो उसका नाम रखता है आयरन। और अब आयरन वारुका पर अटैक कर देता है, लेकिन वारुका इस पर भी भारी पड़ रहा होता है। जिसके बाद जिनवू, आयरन और इग्रिस तीनों मिलकर इससे फाइट करते हैं और इन तीनों की फाइट बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होती है और एनिमेशन भी कमाल का होता है। इस फाइट को देखकर हान हेजिन से पूछती है कि क्या सभी एस लेवल हंटर की फाइट ऐसी ही होती है। जिस पर हेजिन कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर मुझे ये पता होता तो क्या मैं सचमुच हंटर बनती। और यहाँ हम देखते हैं कि इग्रिस और आयरन दोनों मिलकर वारुका पर अटैक करते हैं, जिसे वो काउंटर कर लेता है। लेकिन तभी जिनवू बहुत स्पीड से आकर उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिस वजह से वारुका थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। और दूसरी तरफ जिनवू की शैडो आर्मी ने बाकी सभी आइस एल्फ को मार दिया होता है, जो देख वारुका को गुस्सा आ जाता है और वो दोबारा से जिनवू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। इस बार जिनवू अपनी स्वॉर्ड को इसकी तरफ थ्रो करता है, जिसे ये डॉज कर लेता है और आगे बढ़ता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि जिनवू की स्वॉर्ड रिवर्स होकर दोबारा से इस पर अटैक कर देती है, जिससे वारुका की स्वॉर्ड भी टूट जाती है और जिनवू यहाँ पर इनविजिबल होकर वारुका को दोबारा से अपनी स्वॉर्ड से काट देता है। लेकिन अभी भी वो जिंदा होता है और फिर आयरन उस पर एक फाइनल अटैक करके उसे मार देता है। और यहाँ जो आयरन होता है वो कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो चुका होता है और लगातार वारुका पर अटैक किए जा रहा होता है, क्योंकि अब इस डंजन का बॉस हार चुका था। तो डंजन का गेट खुल जाता है और दूसरी तरफ हंटर बेक अभी भी डंजन के बाहर मौजूद होता है और वो भी देखता है कि अब डंजन दोबारा से नॉर्मल हो चुका था और गेट से उसे कुछ हंटर्स आते हुए दिखाई देते हैं। पहले तो उसे लगता है कि शायद ये ए रैंक हंटर किम है, जो कि कुछ हंटर्स को बचाकर अपने साथ ले आया है। लेकिन वो देखता है कि ये लोग बस ई रैंक के हंटर्स ही होते हैं और साथ ही जिनवू भी होता है और इनके बाहर आने के बाद डंजन क्लोज हो जाता है। जिस पर हंटर बेक
बेग पूछता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कोई भी हाई रैंक हंटर जिंदा नहीं बच पाया। वो जिन्वू को रोक कर उसे पूछता है कि बाकी के हंटर्स कहाँ हैं और उसने उनके साथ क्या किया, लेकिन जिन्वू उसकी किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता। हंटर बेग कहता है कि वो सभी व्हाइट टाइगर गिल्ड के मेंबर थे और उनके बारे में पूछना भी उसका फर्ज बनता है, जिस पर जिन्वू कहता है कि उसे उससे थोड़ा इज्जत से पेश आना चाहिए क्योंकि वो अपने साथ 3 और हंटर्स को बचाकर वापस ले आया है और अगर उससे कुछ पूछना ही है तो वो उनसे भी पूछ सकता है। जिसके बाद हंटर बेग जिन्वू से माफी मांगता है और जिन्वू वहां से चला जाता है। जिसके बाद हंटर बेग मिस्टर आन से कहता है कि किसी भी कीमत पर उसे जिन्वू अपनी गिल्ड टीम में चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिन्वू हान को उसके घर के बाहर ड्रॉप करता है और हान जिन्वू से कहती है कि किसी भी डंजन में जाने के लिए वो सिर्फ जिन्वू पर ही भरोसा करेगी। और अब जिन्वू वापस अपने घर आ चुका होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर इतनी कोशिश करने के बाद भी वो वारुका को अपना शैडो सोल्जर नहीं बना पाया। ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है और अभी तक ये तीसरी बार हो चुका है। और इसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जहाँ यूजिन जिन्वू को लेने के लिए आता है और उसके बाद वो लोग हान को भी पिक करते हैं और हम देखते हैं कि इन तीनों ने दोबारा से एक फेक टीम बनाई होती है डंजन्स में जाने के लिए। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जिन्वू और वूजिन दोनों ही एक रेड मिशन के लिए एक डंजन में आए होते हैं जहां जिन्वू के शैडो सोल्जर सभी दानवों को बहुत बुरी तरह से काट पीट रहे होते हैं, जो देख वूजिन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और हो भी क्यों ना, क्योंकि आज से पहले उसने जिन्वू की शैडो आर्मी को कभी देखा ही नहीं होता। तो वो उसे पूछता है कि जिन्वू सर ये सब क्या है, जिस पर जिन्वू बताता है कि ये सब मेरी कुछ स्किल्स हैं जिनका यूज करके मैं इस आर्मी को समन कर सकता हूँ। और कुछ देर के बाद इसकी शैडो आर्मी इन सभी दानवों को मार गिराती है और वहां मौजूद सभी मानव क्रिस्टल को वो लोग कलेक्ट करने लगते हैं। जिस पर वूजिन कहता है कि जिन्वू सर मैं आपकी फाइट में तो कोई हेल्प नहीं कर पाया, लेकिन एटलीस्ट क्रिस्टल इकट्ठा करने में तो मुझे आपकी हेल्प करने दो। और तभी वो देखता है कि जिन्वू का एक शैडो सोल्जर वूजिन को ढेर सारे क्रिस्टल्स ला कर देता है। और इसके बाद हम यूएसए का सीन देखते हैं जहां हम एक मस्कुलर जैसे दिखने वाले आदमी को देखते हैं और वहाँ कुछ हंटर्स भी बेहोश पड़े होते हैं या फिर मर चुके होते हैं, हमें नहीं पता। खैर जो भी हो, वो आदमी एक हंटर से कहता है कि मुझे नहीं पता कि इन सब के साथ क्या हुआ है, क्योंकि वो जापानीज लैंग्वेज में बात कर रहा होता है तो उस हंटर को उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही होती है। तो उसके बाद वो टूटी फूटी इंग्लिश में बोलता है कि आई वॉन्ट टू गो होम। और इसके बाद आता है सोलो लेवलिंग का एक कमाल का इंट्रो और इंट्रो के बाद हम देखते हैं जिन्वू और वूजिन दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठकर डिनर पार्टी कर रहे होते हैं वूजिन के 19 क्वेस्ट कंप्लीट होने की खुशी में। जिन्वू वूजिन से पूछता है कि तुम्हारे आगे के क्या प्लान्स हैं, जिस पर वूजिन कहता है कि वो अपने डैड से निगोशिएशन करेगा उनकी गिल्ड की ओनरशिप के लिए। और जिन्वू सर आप क्या करने वाले हैं, जिस पर जिन्वू कहता है कि तुम मुझे कुछ दिनों तक कांटेक्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि मुझे कुछ जरूरी काम के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है। जिस पर वूजिन थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और वो जिन्वू से कहता है कि अगर आपको मुझसे कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे साफ साफ बता सकते हो, तो मैं आपको कभी भी परेशान नहीं करूंगा। क्योंकि मेरा एक बड़ा भाई है जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और ना ही कभी वो मेरे साथ टाइम स्पेंड करता है। और दूसरी तरफ आप हैं जिसने ना सिर्फ मेरी लाइफ बचाई है बल्कि मेरी हर एक बात भी मानते हैं और काश आप मेरे बड़े भाई होते। जिस पर जिन्वू कहता है कि तो ठीक है, आज से मैं तुम्हारा बड़ा भाई समझो। और इसके बाद हम दोबारा से उस जायंट आदमी को देखते हैं जिसका नाम हमें बताया जाता है संग इल हॉन, जिसे अब यूएस के एसोसिएशन ने कैद कर लिया होता है क्योंकि उन्हें नहीं पता कि ये कोई इंसान है या कुछ और वैसे तो ये खुद को एक हंटर बता रहा होता है और ये पिछले 10 साल से एक डंजन में कैद हो गया था और आज अचानक 10 साल बाद उस डंजन का गेट यहाँ यूएसए में खुला है जिससे ये बाहर आया है। तो इन लोगों ने एस रैंक हंटर डुनसो को वापस बुला लिया होता है इससे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और दूसरी तरफ हम जिन्वू को देखते हैं जो कि जिना से कहता है कि वो एक वीक के लिए किसी ट्रिप पर जा रहा है और हम देखते हैं कि जिन्वू अब दोबारा से सर्बिरस वाले डंजन को ओपन करने वाला होता है क्योंकि जब लास्ट टाइम उसने सर्बिरस से फाइट की थी तो उसका लेवल बस 20 था, तो अब उसका लेवल ट्रिपल हो चुका है, तो अब शायद वो उसे बहुत आसानी से डिफीट कर सकता है। और इसके बाद वो डंजन के अंदर चला जाता है और अंदर जाते ही उसे एक न्यू टास्क मिलता है जहाँ उसे 10,000 डीमन की सोल को इकट्ठा करना होगा, जो देख एक टाइम के लिए तो जिन्वू भी शॉक्ड हो जाता है कि आखिर वो 10,000 सोल को कैसे इकट्ठा करेगा। लेकिन जो भी हो, उसे अपने मकसद को पूरा करने के लिए 10,000 क्या 1 लाख सोल्स भी हो तो वो इसे इकट्ठा करेगा। और यहाँ हम बहुत सारे डीमंस को देखते हैं और जिन्वू भी इन सब से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और तब ये सीन शिफ्ट हो जाता है वूजिन की तरफ जहाँ वो अपने डैड को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है कि वो अपनी गिल्ड को इसके हैंड ओवर कर दे, जिस पर इसका डैड कहता है कि तुम्हें तुम्हारे भाई के प्लान्स के बारे में तो सब कुछ पता ही है, फिर भी तुम मुझसे ये डिमांड कर रहे हो। जिस पर वूजिन कहता है कि हाँ मैं सब जानता हूँ कि वो किसी आउटसाइडर को
गिल्ड मास्टर बनाना चाहता है, जो कि हमारी कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा रिस्की हो सकता है। जिस पर उसका डैड कहता है कि वो हंटर संग जिनवू, जो कि पहले डबल डंजन में, फिर डोनसुक और फिर लास्ट में एक और डंजन, वो उन तीनों इंसिडेंट में शामिल था और हर बार बिना एक स्क्रैच लगे वो इन तीनों डंजन से बाहर वापस आया और साथ ही वो तुम्हारे हर एक रेड मिशन में भी इन्वॉल्व था। और अभी रिसेंट उस रेड गेट में भी वो कुछ सर्वाइवर्स को भी बचाकर अपने साथ वापस ले आया था। और तुमने ये गिल्ड मास्टर लाइसेंस भी उसी की हेल्प से ही हासिल किया है ना। और तुम्हें क्या लगा कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता और अभी भी तुम ये चाहती हो कि मैं ये गिल्ड तुम्हें सौंप दूं? वुजिन कहता है कि हाँ, अभी भी मेरी यही डिमांड है कि आप ये गिल्ड मेरे हैंड ओवर कर दें। जिस पर इसका डैड कहता है कि मैं तुम्हें ये गिल्ड एक कंडीशन पर दे सकता हूँ कि अगर तुम जिनवू को हमारी गिल्ड में शामिल कर लो तो। वुजिन कहता है कि तो ठीक है, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। और दूसरी तरफ डंजन में जिनवू बहुत सारे डीमंस को मार चुका होता है, लेकिन उनके शैडो को वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा होता और जिनवू को भी ये पता नहीं होता कि ऐसा क्यों है। और इसके बाद जिनवू को एक परमिट मिलता है ऊपर के फ्लोर पर जाने के लिए, जो कि एक डीमन कैसल होता है। और इसके बाद वो सेकंड फ्लोर पर जाने लगता है और पैदल जाने में उसे बहुत टाइम लग सकता है, तो वो आइस बियर्स के बॉस को बुलाता है अगले गेट तक जाने के लिए। और आइस बियर्स का बॉस अपने रास्ते में आने वाले हर एक डीमन को कुछ चलता हुआ जाता है। बेसिकली इस डंजन में टोटल 100 फ्लोर है और हर एक फ्लोर पर बहुत सारे डीमंस हैं और जैसे जैसे वो इन डीमंस को मारता जाएगा उसे अगले फ्लोर के लिए परमिट मिलता जाएगा और हर डीमन को मारने के बाद जिनवू की पावर और उसका लेवल भी इंक्रीज होता जाएगा। जिस पर जिनवू सोच रहा होता है कि आखिर 100 फ्लोर पर जो बॉस होगा वो कितना ज्यादा पावरफुल होगा और क्या वहां तक पहुंचने से पहले वो खुद को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेगा कि वो उसे डिफीट कर सके। और काफी सारे डीमंस को मारने के बाद फाइनली अब वो 50वें फ्लोर तक आ चुका होता है, जहाँ एक बहुत बड़ा बॉस होता है और साथ ही उसकी सेना भी होती है। इसका नेम टैग भी रेड होता है, जिसका मतलब कि ये जिनवू से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसके बाद जिनवू भी अपनी पूरी सोल्जर आर्मी को बुलाकर इनसे कहता है कि तुम लोग इसकी आर्मी को संभालो, बॉस को मुझ पर छोड़ दो। जिसके बाद सभी डीमंस और शैडो आर्मी के बीच में जंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जिनवू देखता है कि इनका बॉस तो बस अपनी जगह पर ही बैठा होता है, जिसे देख जिनवू कहता है कि आखिर ये कब तक यहाँ बैठा रहेगा। लेकिन तभी अचानक से वो बहुत ज्यादा स्पीड से आकर जिनवू पर अटैक कर देता है, लेकिन जिनवू किसी तरह से इसे डॉज कर लेता है और इसे एक पंच मार देता है, जिससे वो बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है। और वो बॉस दोबारा से उठकर जिनवू पर अटैक कर देता है और इस अटैक को जिनवू आयरन की शील्ड से ब्लॉक करता है। जिनवू के लिए यहाँ दिक्कत की बात ये होती है कि वो बहुत साइज में बड़ा होने के बाद भी उसकी स्पीड और उसकी मूवमेंट बहुत ही ज्यादा तेज होती है। खैर जैसे तैसे करके जिनवू इसे अपनी स्वॉर्ड से काट देता है और ये बॉस वहीं ढेर हो जाता है। और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है यूएसए की तरफ, जहाँ डोनसुक आ चुका होता है और वह सोंग वन से इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। और सोंग डोनसुक से एक सवाल पूछता है कि आखिर तुम लोग इन डंजन्स और मैजिक बीस्ट के बारे में कितना जानते हो, क्योंकि डंजन, गेट और मॉन्स्टर्स ये सब तो बस शुरुआत है, असल खतरा तो अभी आने वाला है। लेकिन डोनसुक कहता है कि तुम बस बकवास कर रहे हो और तुम्हारी बातों का कोई मतलब नहीं बनता। और वो वांग के रिकॉर्ड्स को देकर कहता है कि तुम्हारे जैसे क्रीचर की भी फैमिली है। और वो वांग से कहता है कि क्या तुम्हें तुम्हारी बीवी बच्चों के नाम का पता है? जिस पर वांग कहता है कि हाँ, मेरे बेटे का नाम है संग जिनवू। और ये सुनकर डोनसुक कहता है कि तुम्हारा बेटा तो कब का मर चुका है और अगर तुम्हें भी उससे कुछ बातें करनी है तो तुम भी ऊपर जाकर उसे बता देना। और इसके बाद हमें इन दोनों की फाइट तो नहीं दिखाई जाती, लेकिन देखते हैं कि यहाँ बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका होता है और आसपास की सभी बिल्डिंग्स तबाह हो चुकी होती हैं। और डोनसुक का जो ओरा होता है उसे जिनवू का बाप बस कुछ ही मिनट के अंदर अंदर मट्टी में मिला देता है। और इसके बाद हम फिर से जिनवू को देखते हैं, जहाँ अब वो 75 फ्लोर तक आ चुका होता है और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी बन चुका होता है। इतना ज्यादा पावरफुल कि वो इस फ्लोर के बॉस को, जो कि सोल किंग होता है, वो उसे बहुत ही आसानी से मार गिराता है। और इसके बाद जिनवू बैठकर सोच रहा होता है कि अभी भी उसे 25 फ्लोर और ऊपर जाने हैं, लेकिन उसके पास इतना खाना नहीं बचा कि वो और ऊपर जा सके, तो फिलहाल के लिए उसे वापस चले जाना चाहिए। और साथ ही वो देख रहा होता है कि उसने जितने भी बॉसेस को हराया है उनके पास से उसे कुछ रिवॉर्ड्स भी मिले हैं, जैसे कि एक एयरिंग, एक माला और साथ ही कुछ गोला भी मिला है, जिसे वो अपने मैजिशियन सोल्जर्स को दे देगा, जिससे कि उनकी मैजिकल पावर्स डबल हो जाएंगी। और इसके बाद जिनवू देखता है कि एलेक्सर ऑफ लाइफ को कंप्लीट करने के लिए उसके पास 2 आइटम्स आ चुके होते हैं और अब बस एक आइटम बचा होता है। और जिनवू कहता है कि अगली बार आके मैं इस एक आइटम को भी करेक्ट कर लूंगा, जिसके बाद मैं अपनी माँ को बचा सकता हूँ। और